Hello everyone, welcome back to EduWriter. This is Kashish Singh here, and from today we are going to start a new chapter of Class 8 History, Chapter 9, The Making of National Movement 1870s to till 1947. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले नेशनल मूवमेंट कैसे बना और कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई और कैसे ये हमें इंडिपेंडेंस तक लीड किया. तो मेनली 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. पहला है द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, दूसरा है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, फिर है द मार्च टू डांडी एंड फोर्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेटर. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. ओके, सो एक तरह से पहले समझ लेते कि ये आखिर वर्ड नेशनलिज्म का मतलब क्या है. ठीक है, तो एक जैसे जब भी हम क्रिकेट मैच होते हैं, आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप चलो वर्ल्ड कप ही मान लो, वर्ल्ड कप होता है तो उधर कैसी फीलिंग आती है. उधर फीलिंग आती है कि आप अपने कंट्री को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हो, आप चीयर करने लगते हैं अपने कंट्री के लिए. तो मतलब अपने अंदर से अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा सोचना, कुछ मतलब अंदर से स्पिरिचुअल वो पेट्रोइज्म की फीलिंग. सो दैट इट व्हाट रिफर्स टू नेशनलिज्म. ओके, अब एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. मतलब ये हमें ये कहना चाह रहा है कि कैसे लोगों के मन में नेशनलिज्म मतलब कि अपने देश को आजाद कराने की भावना आई. कैसे वो लोग अपने अंदर ही अंदर सोचते थे कि नहीं, दैट वी हैव टू फ्री आवर कंट्री. So people started to get aware about independence when political associations were formed after 1850, especially that those came into being in 1870s and 1880s. Most of these were led by English educated persons and these are some of the important associations. तो क्या कहना चाह रहा है हमें? अब जो अंदर से नेशनलिज्म जो था, इंडिपेंडेंस जो लोगों को चाहिए थी, वो पॉलिटिकल एसोसिएशन की वजह से होने लगी. कुछ हम पार्टीज कहते हैं ना, उन्हीं को यहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन के नाम से रेफर किया है. सो दैट्स व्हाट दे आर कॉलिंग पॉलिटिकल एसोसिएशंस. और ये 1850 से बनना शुरू हुई और 1870s और 1880s तक ये बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गई थी. एंड मोस्टली जो थी ना, ये इंग्लिश एजुकेटेड पीपल बनाते थे. अब इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इंग्लिश एजुकेटेड पीपल. अब हुआ क्या कि जो ये वो इंग्लिश ब्रिटिश पीपल ब्रिटिशर्स थे, उन्हीं ने ही बोले थे कि भाई आप इस तरह के एसोसिएशंस बनाओ. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे ब्रिटिशर्स ज्यादा टाइम तक रूल करे. उन्हें लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रॉब्लम से अनअवेयर है. तो उन्हें अवेयर करने के लिए इस तरह की एसोसिएशंस अगर बनेगी तो लोग अवेयर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेयर होगी और जिससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेगी, जिससे लोग भी खुश हो जाएंगे, गवर्नमेंट अच्छे से रूल कर पाएगी ज्यादा से ज्यादा सालों तक. इस पैराग्राफ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस दिए हुए, जैसे पूर्ण सार्वजनिक सभा, मतलब ये इसका मीनिंग है फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए. इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड आईएनसी विच इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसके बाद अब ये तो पता चल गया इंडिपेंडेंस के लिए. ये हम सिंपल अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट वाज देयर मेन गोल, व्हाई दीज पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड, बना वो कहा था इन इंग्लिश एजुकेटेड लोगों ने, प्रोफेसर्स नहीं, लॉयर्स नहीं, बट जो एक्चुअल में जो एसोसिएशंस का मेन गोल क्या था. सो इट्स अ पैराग्राफ गिवन है, लेट्स रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. Many of these associations function in specific parts of the country. Their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community, or class. They worked with the idea that people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. अब इस इतने बड़े पैराग्राफ का मतलब छोटा सा है. तो ये जो एसोसिएशंस बनी, ये अलग अलग पार्ट्स में थी इंडिया के, राइट.
अब ये जो अलग अलग पार्ट्स में थी, ये सिर्फ जैसे जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, वहां पर लोग क्यों फाइट कर रहे थे? अपने किसी रीजन के लिए, किसी क्लास के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए। बट यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं इंडिया के सभी लोगों के लिए। दे आर वर्किंग फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, और किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए या फिर जगह के लिए काम नहीं कर रहे। वो चाहते थे कि नेशनलिज्म जो है वो इंडिया का की फीचर बने, और उन्हें लगता था कि इंडियन पीपल को ही लोग इंडियंस को ही पावर में होना चाहिए, जिससे वो जितने भी मैटर्स है उनको वही हैंडल करे। ब्रिटिशर्स आर नो वन टू हैंडल अदर काइंड ऑफ मैटर्स। अब यहाँ एक वर्ड हाईलाइटेड है, सोवरेन। इसका क्या मतलब हुआ? द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे वो चाहते थे, इन ग्रुप्स के इन पार्टीज के मेंबर्स, कि हम जो काम करें वो सिर्फ एक ही जगह के लिए काम नहीं करें, वो हम लोगों के लिए काम करें, और जो लोग और इंटरेस्टेड है काम करने के लिए वो काम करें, लेकिन विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। अब ये जो डिससेटिस्फैक्शन है स्टार्ट कैसे हुई? तो इसकी जो डिससेटिस्फैक्शन है ना 1870 से 1880s में हुई। अब इसकी मेनली थ्री रीजन है जो आपको एक पैराग्राफ में बताया गया है। तो पहला था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट को 1878 में पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इंडियंस जो है वो किसी भी तरह के वेपन्स को पोजेस नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं होने चाहिए। उसी सेम ईयर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी पास किया गया था, जिसमें अगर कोई भी तरह के जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी चीज पब्लिश कर रहे हैं, उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। मतलब अब जैसे एक वो न्यूज़पेपर की कंपनी है, वो चाहती है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो वो गलत कर रही है। अब वो क्या है, वो कंपनी इस चीज के बारे में अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाह रही है। बट वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग, प्रॉब्लम आ रही है कि अब वो पब्लिश नहीं कर सकते इस एक्ट की वजह से। कुछ ऑफिसर शायद अपॉइंट किए जाए होंगे, जिससे वो देखे जैसे कोई भी पब्लिश होना हो उससे पहले वो देखे कि अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्शनेबल हो, द वर्ड हियर इज ऑब्जेक्शनेबल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो उससे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इमेज खराब हो जाएगी, और उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। फिर 1883 में इल्बर्ट बिल नाम का भी वो पास किया गया था। In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. तो मतलब ये बिल क्या कहना चाह रहा है कि इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था 1883 में, गवर्नमेंट ने वो बिल पास कर दिया कि अब जो भी केसेस होंगे वो जैसे दो टाइप के केसेस थे, इंडियन केसेस और यूरोपियन केसेस, मतलब जो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड थे। इंडियन केसेस में क्या होता था कि जो भी केसेस अगर इंडियन से रिलेटेड होगी तो वो ब्रिटिश जजेस और इंडियन जजेस दोनों हैंडल कर सकते हैं। बट अगर वही कोई केस सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों से ही रिलेटेड होगा तो ब्रिटिश जजेस ही उन्हें हैंडल करेंगे, ना कि इंडियन। अभी जब पास हुआ तो फिर लोगों ने प्रेशराइज किया कि नहीं, हम इससे अग्री नहीं करेंगे, तो विड्रॉ हुआ। लेकिन वाइट जो दूसरे ऑपोजिशन थे, वाइट ऑपोजिशन, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उन्होंने भी प्रेशराइज किया, तो गवर्नमेंट को ये बिल लागू करना पड़ा, जिससे इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अब इस तरह की बहुत सारी आइडियाज को लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 18 दिसंबर 1885 में, जो बॉम्बे में मिली थी विद 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। मतलब इंडिया के सभी पार्ट में से कुछ वो 72 लोग आए थे, बॉम्बे में मिले और आईएनसी बनाए। जो अर्ली लीडरशिप है, मतलब जो पहले जो जिन्होंने आईएनसी बनाए, जिन लोगों ने मिलकर, कुछ इंपॉर्टेंट लोग, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, तेंद्रनाथ बैनर्जी,
रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्य अय्यर, और ये जो मोस्टली जो थे बॉम्बे और कैलकाटा से थे। नारोजी थे, वो एक बिजनेसमैन थे और वो पब्लिस्ट भी थे जो लंदन में ऑलरेडी सेटल्ड थे, और वो कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी वो एक मेंबर थे जिनको यंग नेशनलिस्ट गाइड कर रहे थे। अब आईएनसी इन्होंने बनाई, बट किसके कहने पर बनाई? तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ए.ओ. ह्यूम, इनका बहुत बड़ा रोल था इंडियंस को साथ में लाना फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन्होंने कहा था कि आप आईएनसी बनाइए जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर होगी। अब ये जो ए.ओ. ह्यूम था, आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर खिलाफ होगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या आइडिया रहा होगा कि इन्होंने बोला कि आप आईएनसी बनाओ, आईएनसी बनी। अब ये किस आइडिया से सोच के बोले होंगे ये सब, मतलब ऑर्डर दिया होगा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस की प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तो इससे क्या होगा, लोग सेटिस्फाइड होंगे जब गवर्नमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को ये लोग वो ब्रिटिशर्स को ये लोग रूल भी करने देंगे बहुत टाइम तक। अब हमारा अगला सब टॉपिक है अ नेशन इन मेकिंग। तो ये जो कांग्रेस थी वो अपने पहले कुछ सालों में 20 इयर्स में मॉडरेट थी, मतलब नॉर्मल थी। वो बिलीव करती थी पेटिशंस पे, मतलब लेटर्स लिखना, आराम से बोलना स्पीचेस में, इस तरह से बिलीव करती थी जिससे ब्रिटिशर्स को उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता चले। अब यहाँ कुछ डिमांड्स इन्होंने लाई कि भाई इस तरह की डिमांड्स है। अब लेट्स सी व्हाट वर एग्जैक्टली दीज डिमांड्स। तो मॉडरेट पीरियड में, मतलब जब वो फर्स्ट 20 इयर्स में उन्होंने क्या क्या डिमांड किया। इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो चाहते थे इंडियंस जो है वो गवर्नमेंट में काम करे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करे। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने, इंडियंस को ज्यादा पावर दी जाए, और ये सब जो पावर है इंडियंस की प्रोविंसेस में भी मतलब इंट्रोड्यूस की जाए। ये चाहते थे इंडियंस को हाई पोजीशन में रखा जाए गवर्नमेंट में, और इसके लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे लंदन में। अब लंदन में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे जिससे क्या था, बहुत सारे इंडियंस जिनको नॉलेज भी होती थी वो एग्जाम नहीं दे पाते थे। एक और इसका प्रॉब्लम था, लंदन में होने के साथ साथ इसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती थी वहां भी प्रॉब्लम आ गई। तो जिससे क्या हुआ, जो कॉमन लोग थे और जिनको था एक्चुअल में इस चीज का नॉलेज, वो नहीं दे पाते थे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसलिए डिमांड किया गया कि इस टाइप की एग्जामिनेशंस को इंडिया में भी हेल्प किया जाए। अब ये लोग इन डिमांड्स के लिए क्यों पूछे, मतलब व्हाई दे डिमांडेड? तो इसका मेन रीजन हम कह सकते हैं कि इनको इंडियनाइजेशन चाहिए थी, और इनका ये बहुत बड़ा एक्ट था रेसिज्म के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी इंपॉर्टेंट जॉब्स थी वो व्हाइट ऑफिशियल्स के पास थी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि इंडियंस किसी भी चीज के लिए कैपेबल नहीं है, इनफ दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि उन्हें इस तरह की हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए। अब ये जो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर्स हाई पोजीशंस पे थे जिससे उन्हें हाई सैलरीज मिली थी। अब इन हाई सैलरीज मिलने की वजह से वो ये सारी सैलरीज अपने फैमिली को दे रहे थे इंग्लैंड में जो वहां सेटल थी। इससे क्या हो रहा था, इंडिया की जो वेल्थ थी वो इंग्लैंड में ड्रेन हो रही थी। और अलग तरह की भी डिमांड्स जैसे आर्म्स एक्ट, जिससे उन्हें लग रहा था उनसे उनकी फ्रीडम और ज्यादा छीन ली गई है। अब यहाँ एक वर्ड है रिपील। रिपील से क्या मतलब हुआ, टू अंडू लॉ, टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज अ लॉ। तो ये लास्ट पॉइंट एक बार पढ़ के फिर हम इसको एग्जैक्टली अच्छे से समझते हैं। पहले तो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। Other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. The repeal of Arms Act मतलब ये आईएनसी चाहते थे, मतलब ये आईएनसी चाहती थी कि जो ये आर्म्स एक्ट इन्होंने लागू किया है ना उसे वापस ले लिया जाए। ये एक्ट जो है इससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
और भी डिमांड्स थी जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक डिमांड्स, जो पैसे वो सबसे रिलेटेड थी। तो वो आईएनसी ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल ने पॉवर्टी और फेमाइन्स बहुत ज्यादा हुए, जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है। पॉवर्टी तो ऑलरेडी थी, साथ साथ फेमाइन्स भी हुए थे, खाने की कमी हो रही थी। क्यों? यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट इधर आता है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, जिससे पेजेंट्स और जमींदार को तो प्रॉब्लम हुई, और साथ साथ जो ग्रीन्स बन रहे थे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोप में, जिससे क्या हुआ, फूड शॉर्टेज होने लगी, खाने की कमी होने लगी, क्योंकि सारा ग्रेन तो यूरोप में चला गया, यहाँ क्या बचा। अब एक और रीजन था जिससे पॉवर्टी आई। अब कांग्रेस जो थी वो चाहती थी कि रेवेन्यू में रिडक्शन हो, मतलब टैक्स कम ले, ज्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक ही था धंधा, वो कैसे रेवेन्यू लेते थे, वो हमेशा टैक्स बढ़ा देते थे। जितना टैक्स बढ़ाए गए, पेजेंट्स तो हो रहे परेशान, और जो ब्रिटिशर्स है उनके पास सारी वेल्थ आ रही है उस। और फिर इसके साथ साथ मिलिट्री का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो कांग्रेस ने डिमांड किया था कि आप मिलिट्री, जो जितना पैसा आप मिलिट्री में लगाते हो ना, उससे थोड़ा सा कम, उसमें से पैसा कुछ आप वो ज्यादा मत लगाओ, थोड़ा कम लगाओ, और कुछ पैसे जो है वो एग्रीकल्चर में भी लगाओ आप। एग्रीकल्चर हम सभी को पता है, इट्स द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सो एग्रीकल्चर में लगाएगी तो ज्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस है, जिससे पेजेंट्स जो होंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the sufferings of forest dwellers caused by an interfering forest administration. उस ग्रेट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट टैक्स लगाया, नमक के ऊपर टैक्स, एंड वी ऑल नो सॉल्ट इज वेरी एसेंशियल इन फूड। तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना, they thought it was not good enough ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ इंडियंस को ये लोग ले लेते होंगे, कुछ भी पेजेंट्स को उनको लेके फॉरेन भेज देते होंगे यूरोप में, फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, फॉर सम पर्पसेस। अब जिससे वहां पर उनकी ट्रीटमेंट सही नहीं होती होगी, जिससे आईएनसी ने इसके बारे में डिमांड की। And the sufferings of forest dwellers caused by an interfering forest administration, मतलब जो फॉरेस्ट dwellers थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार इंटरफेयर कर रहे थे। All this shows that despite being a body of educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars or industrialists. Okay? अब exactly moderates का main motive क्या था? तो मॉडरेट्स जो थे वो पब्लिक अवेयरनेस फैलाना चाहते थे ब्रिटिश रूल, वो जो उनका ब्रिटिश जैसे रूल करते थे उसके बारे में, कि भाई आप गलत तरीके से रूल कर रहे हो। उन्होंने ये सब के बारे में न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया, आर्टिकल्स लिखे, और अपने स्पीचेस में बताया कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है वो इकोनॉमी को डाउन कर रहा है। उन्होंने उनको स्पीचेस में क्रिटिसाइज किया, और अपने बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग पार्ट्स में भेजा, जिससे ये जो बात है ये और भी जगहों पे फैल सके। उन्हें लगता था ब्रिटिशर्स में उनके आइडियल्स, जैसे ब्रिटिश फॉरेन में क्या है, आइडियल है फ्रीडम और जस्टिस, एंड दे मॉडरेट्स थॉट कि भाई अब वो ऐसा उनके में लिखा है तो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स की यही सोच होगी, फ्रीडम एंड जस्टिस। बस प्रॉब्लम क्या है, ब्रिटिशर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस, मतलब उन्हें उनके प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है, जिससे वो क्या है, हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, और उनका अनजस्ट रूल हो रहा है। इसीलिए उनको प्रॉब्लम सुननी चाहिए इंडियंस की, जिससे वो भी रूल कर पाए और यहाँ इंडियंस भी खुश रह पाए। अब बिफोर मूविंग फर्दर, अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट विच आई हैव मेड फॉर यू। तो गोल इन लोगों का क्या था, आईएनसी वालों का गोल क्या था, फ्रीडम, कि हमें आजादी चाहिए। अब आगे जो चैप्टर्स हम अभी प्रोसीड करेंगे आगे, उसमें यही था कि इन्हें फ्रीडम चाहिए। अब मॉडरेट्स क्या थे ना, उन्हें पीस, प्रेइंग और रिक्वेस्ट, ये सब चीज में बिलीव करते थे, मतलब वो उन्हें लगता था कि हम वो रिक्वेस्ट से, अगर हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें लेटर्स लिखेंगे, पिटिशंस लिखेंगे, तो उससे ब्रिटिशर्स जो है वो मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
बट दे वेल थॉट कि ब्रिटिशर्स रूल कर सकते, बस उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर होना चाहिए, और जिससे क्या है कि लोग भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे और आराम से रूल कर पाएंगे। अब थे रेडिकल्स। रेडिकल स्ट्राइक्स और बॉयकॉट में बिलीव करते थे। उन्हें लगता था मॉडरेट्स जो है वो मतलब सही काम नहीं कर रहे, वो बस ऐसे ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं सुनने वाले, जब तक उनके उनके साथ कुछ गलत ना किया जाए वो नहीं सुनने वाले। सो दे बिलीव इन स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट, मतलब कि वो हंगर स्ट्राइक्स पर हंगर स्ट्राइक्स हो गई और वो सड़कों पर उतर आएंगे, इस तरह की चीजें। और बॉयकॉट मतलब कि हम ब्रिटिश जैसे फॉरेन चीजें यूज नहीं करेंगे, हम आपका टैक्स पे नहीं करेंगे, इस तरह की चीजें बॉयकॉट में आ गई। अब आते हैं रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज जो थे वो वायलेंस में बिलीव करते थे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वायलेंस में बिलीव करते थे कि वो उन्हें लगता था कि ये सब तो है, कोई बात नहीं, स्ट्राइक्स और बॉयकॉट कोई बात नहीं, बट जब तक उनके साथ हिंसा नहीं करी जाती तब तक ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे देश को नहीं छोड़ने वाले। वी हैव टू डू सम वायलेंस, जैसे वो शूटिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग, लाइक जलियांवाला बाग, उसमें क्या किया था, उसमें शूट हुआ था, तो उस वो एक एग्जांपल हो गया वायलेंस का। So these were the three main topics which you had to know about so that you can understand this next topic, freedom is a birthright. तो 1890s में बहुत सारे इंडियंस जो है वो जैसे अब वो जैसे 1885 में बना था ये, अब 1890s में वहां तक आते आते लोग सोचने लग गए, क्वेश्चन करने लगे कि आईएनसी तो काम ही नहीं कर रही ढंग से, क्या हो रहा है, कांग्रेस ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स तो हो ही नहीं रही थी कम। अब इधर क्या आता है, आपने सुना होगा बाल पाल लाल। बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाल लाजपत राय। तो ये जो तीन थे ये रेडिकल्स थे। इन्होंने रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड इन्होंने मॉडरेट्स के जैसे मॉडरेट्स वो काम करते थे उसको क्रिटिसाइज किया कि मॉडरेट्स जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, एंड उन्होंने सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, दैट वी शुड बी सेल्फ रिलायंस एंड वी शुड डू कंस्ट्रक्टिव वर्क। उन्होंने कहा कि हमें खुद के ऊपर ही मतलब वी हैव टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, और हमें गवर्नमेंट की गुड इंटेंशंस के लिए वेट नहीं करना चाहिए, हमें स्वराज के लिए फाइट करना चाहिए। नाउ what does this mean? स्वराज, स्वराज मीन्स अपना राज, दैट इंडियंस को ही हक है इंडिया के ऊपर रूल करने का। अब तिलक जी ने एक वो बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन वो बोला था, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, कि मतलब फ्रीडम जो है ये हमारा अधिकार है एंड वी मस्ट हैव इट। ओके, अब एक पार्टीशन हुआ, जैसे ये तो हुआ था पहला पैराग्राफ। अब पार्टीशन का आपको अलग से एक बहुत बड़ा पैराग्राफ एक पेज दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो पार्टीशन में क्या बताया है, अब जैसे क्या है, बंगाल बंगाल एक प्रोविंस था जिसका कुछ कुछ पार्ट जो था वो बिहार में था और उड़ीसा में था। अब दो तरह के लोग रहते थे बंगाल में, वो बंगाली एंड नॉन बंगाली, टू टाइप ऑफ पीपल लिव देयर, बंगाली एंड नॉन बंगाली। एंड अब क्या हुआ, जिस ये जब ये लोग यूनाइट होने लगे, दे स्टार्टेड टू गेट यूनाइटेड। अब जब ये लोग यूनाइट तो होने लग गए, सो दे मेनली थॉट कि अब ये लोग क्या है हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये लोग खड़ा कर सकते हैं, ये दोनों लोग, इस टाइप के लोग। तो 1905 में 1905 में वाइस रॉय कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया। सो ही पार्टीशन मतलब बंगाल को अलग कर दिया, और उस टाइम पे बंगाल जो था वो बहुत सबसे बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया में, एंड इसमें बिहार के भी कुछ पार्ट थे और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट था। बंगाल को जब इन्होंने डिवाइड किया तो इन्होंने कहा कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। ना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या क्या कहता है, और जैसे ये इन्होंने डिवाइड किया, इनका कहना था कि हम इतने बड़े प्रोविंस को अच्छे से रूल नहीं कर, अच्छे से मतलब
एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उस पर्पस के लिए हम इस प्रोविंस को डिवाइड कर रहे हैं ईस्ट बंगाल में एंड वेस्ट बंगाल में। अब इस पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया और जो ईस्ट बंगाल का पार्ट था इन्होंने असम के साथ मर्ज कर दिया। अब जिससे क्या हुआ, जो लोग थे दोनों बंगाली और नॉन बंगाली दोनों टाइप के लोगों की, आप अगर हमें भल इन लोगों को पता था कि दे आर नॉट डूइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट रादर फॉर in the influence of big politicians and businessmen, and according to British officials also in the interest of British officials. Okay, तो इस बात के लिए इन्होंने पार्टीशन करा है। अब जिससे क्या हुआ, इनको पता तो था कि भाई इस बात के लिए हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये बस इनका बहाना है। तो इन्होंने सोचा कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, तो लोग सड़कों पे आए, बहुत सारे स्ट्राइक्स करे, प्रोटेस्ट करे, और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट को वहां कमजोर कर दे। So the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and split Bengali people, right? अब उसके बाद क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये पार्टीशन वाला टॉपिक है। दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है फॉर बेटर कन्वीनियंस। तो बंगाल का पार्टीशन हुआ, जिससे क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए इंडिया के। तो जितने भी सेक्शंस थे कांग्रेस के, मॉडरेट्स हो, चाहे वो मॉडरेट्स हो या रेडिकल्स हो, इन्होंने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स भी होना शुरू हो गई, राइट? अलग अलग तरह की मीटिंग्स भी शुरू हो गई, बहुत वे में प्रोटेस्ट हुआ। इस स्ट्रगल ने क्या किया, दो मूवमेंट्स वैसे लॉन्च करे। सो व्हाट आर दोस मूवमेंट्स हियर? एक तो है स्वदेशी मूवमेंट, जैसे यहाँ पर इन्होंने जब ऐसा काम किया, मतलब इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट करे, तो इससे एक स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ। और इन डेल्टाइक आंध्र में इन्होंने वंदे मातरम मूवमेंट लॉन्च किया। ओके, तो दो तरह के मूवमेंट इस चीज से आते हैं। अब स्वदेशी मूवमेंट के मेन एम क्या थे? सो व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड टू बी इन स्वदेशी मूवमेंट, कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? फर्स्ट वाज सेल्फ हेल्प, सेकंड वाज स्वदेशी एंटरप्राइज, थर्ड वेयर इज इट हाँ थर्ड वाज नेशनल एजुकेशन, एंड फोर्थ वाज यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। क्या हुआ यहाँ, सेल्फ हेल्प में क्या कहना चाह रहे थे ये लोग? सो दे वांटेड इन सेल्फ हेल्प की जो इंडियंस है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दे शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। ओके, एंड दूसरा क्या था? दूसरा था स्वदेशी एंटरप्राइज। अब स्वदेशी वर्ड से मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, मतलब अपना, आर। तो स्वदेशी एंटरप्राइज का मतलब ये था कि हम सभी खुद ही, मतलब हम लोग जितने भी वो सामान लेंगे, बिजनेस, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो हमारा ही होगा, नॉट दैट ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब हम ब्रिटिशर्स की गुड्स यूज करना छोड़ देंगे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन देम। थर्ड इज नेशनल एजुकेशन। अब नेशनल एजुकेशन, जैसे हमें पता है कि ब्रिटिशर्स था वो इंग्लिश को एज द मेन लैंग्वेज इन्होंने बना दिया। अब मेन लैंग्वेज बना दिया, जिससे वो लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन स्टाइल में टीचिंग स्टार्ट करी। सो दे थॉट कि अब हम नेशनल एजुकेशन ही प्रमोट करेंगे। एंड लास्ट, यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब हम इंडियन लैंग्वेजेस ही यूज करेंगे, ना कि इंग्लिश और अदर लैंग्वेज। So to fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott British institutions and goods. So जैसे हमने अभी पढ़ा था, जैसे मैंने फ्लो चार्ट में बताया था, strikes and boycott. So for simpler understanding, radicals जो थे उन्होंने बहुत स्ट्राइक्स करे, प्रोटेस्ट करे, और ब्रिटिश चीजों को, इंस्टीट्यूशंस को भी बॉयकॉट किया, मतलब उन्हें यूज करने से छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कहा
कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट, जिससे हम ब्रिटिश रूल को थ्रो कर सके। अब व्हाट डू आई हियर मीन बाय रेवोल्यूशनरी वायलेंस? सो द यूज ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन सोसाइटी। ऐसा वायलेंस जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं, ब्रिटिश रूल को हम खत्म कर सकते हैं। ओके, दिस वाज वेल रेवोल्यूशनरी वायलेंस। अब और भी डेवलपमेंट्स होने लग गई। अब किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई? अब एक मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी डेका में इन 1906, जिनको जिनको मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स ने बनाया था एंड नवाब्स ने बनाया था। लीग जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया। अब जिससे उनकी डिमांड क्या, इन्होंने कहा कि भाई हम सपोर्ट करते हैं कि आपने सही किया, वो पार्टीशन की सही किया, पार्टीशन वो बंगाल का। अब इससे इनकी एक डिजायर थी, एक विश थी कि जब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ रिजर्व सीट्स होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम का वो कुछ सीट्स रिजर्व होनी चाहिए मुस्लिम के लिए इन द पार्लियामेंट। अब जिससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हाँ, अब ये लोग कह ही रहे हैं ऐसा, तो ठीक है, कर देते हैं। तो जिससे क्या हुआ, इन्होंने ऐसा कर दिया, एंड सो दे some of the reserved seats were formed for Muslims. Some reservations were done for the Muslims in we can call, yeah, parliament. Okay. अब अब यहाँ एक word highlighted है, council. So what do we mean by council? An appointed or elected body of people with an administrative, advisory or representative function. Okay. अब लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, इस लेक्चर का, स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस। अब स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस यही मॉडरेट्स वाला ही है, मॉडरेट्स, रेडिकल्स और रेवोल्यूशनरीज का। तो कांग्रेस जो थी 1907 में स्प्लिट हुई। अब मॉडरेट्स को क्या लगता था कि बॉयकॉट्स और स्ट्राइक्स इज नॉट द करेक्ट मेथड। उन्हें लगता था इसमें बहुत ज्यादा फोर्स है, एक गलत चीज है, मतलब हम प्यार से भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट करके भी बोल सकते हैं। बट रेडिकल्स को लगता था मॉडरेट्स गलत काम कर रहे हैं, मतलब मॉडरेट्स का वो फ्रीडम दिलाना, सही जो मेथड से वो दिलाना चाहते हैं, इट इज नॉट द करेक्ट मेथड। अब जैसे कांग्रेस स्प्लिट हुई ना, तो मॉडरेट्स जो थे वो तिलक के फॉलोअर्स, वी नो दैट बाल गंगाधर तिलक, ही वाज अ रेडिकल। सो रेडिकल, ये तिलक जी के फॉलोअर्स से वो बहुत ज्यादा डोमिनेट हुए, और फिर ये जो ग्रुप्स जो थी दोनों 1915 में यूनाइट हो गई। फिर अगले साल 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, इन्होंने साइन किया था हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, और इन्होंने सोचा कि हम एज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट काम करेंगे हमारे कंट्री के लिए। वी विल बी रिप्रेजेंटेशन we will represent the government of our country. So I hope you learned something new today, and this was all in today's video. Thank you.